जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 से रिलेटेड जितने भी मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन पूछते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने भी आपके अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आज सारे कंप्लीट हो जाएं। और फिर जो बचेंगे वो नेक्स्ट डे करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके घटना चक्र बीपीएससी के क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। आपका 47वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया और 53, 55 3 बार ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और अगर आपसे गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है तो वो थे आपके इल्तुतमिश, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था एवं ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। एक कौन सी जनजाति का था? तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी जो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक से ने जो है बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां अर्थात कुरान का पाठ करने वाला कहा गया। ये उसी नाम से प्रसिद्ध भी हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी जो था उसने खरीद लिया वहां पर। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया और गोरी ने उसे अमीर आगपुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 से कराया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि ऐबक ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की या नहीं की। तो उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। उसने केवल मलिक और सिपाह सालार की पदवी से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। इसकी उपाधियां भी पूछ लेते हैं, कौन कौन सी इसकी उपाधियां थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? वो थी मलिक और दूसरी थी सिपाह सालार। मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारियों जो है गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को रास्ता से मुक्ति भी मिल गई। नेक्स्ट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी बताना है। लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। वो जो है लाहौर से ही शासन करता था, इसलिए उसकी जो राजधानी थी लाहौर थी। वही जस्ट बताएं आपको। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये आपकी मस्जिद है एक प्रकार की। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना गया है। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को जो है साहित्य से अनुराग था। अनुराग मतलब प्रेम। ऐबक को साहित्य से अनुराग था या प्रेम था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण भी प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी। ये पूछ लेता है आपके कि ताज उल मासिर की रचना को करने वाले कौन थे? वो थे आपके हसन निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था, जिसे उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण भी कराया, शुरू किया था और जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। बाद में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसके पहले इनकी मृत्यु हो गई थी कुतुब मीनार की, तो फिर इल्तुतमिश ने उसने कंप्लीट करवाया था। नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा पूरा किया गया था? अभी बताएं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कुतुब मीनार का निर्माण तो शुरू हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, बट उसको पूरा करने का जो काम किया था वो थे इल्तुतमिश।
नेक्स्ट आपको भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्ता वगैरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुवाचा। तो मोहम्मद गौरी ने किसको अपना प्रथम अक्ता प्रदान किया था? वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। बिहार की बात करेंगे, आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया है आपको अभी तक। तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता है ये आपको कौन है? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी को क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो है 1193 से लगभग 1200 ईस्वी तक इसने बिहार में बहुत ज्यादा आतंक जैसे फैलाया। इसी ने जो है बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय, आपका सबसे फेमस जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पूरा रूप से क्षति कर दिया था। इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को वहां पे तोड़ डाला है पूरा। तो इसलिए बख्तियार खिलजी को जो है पहला मुस्लिम विजेता भी माना जाता है। ये बहुत क्रूर शासक था। मोहम्मद गौरी, उनके एक साथ एक जो है साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था, जिसने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार के विजय की तो नालंदा एवं विक्रमशिला जो दो विश्व बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। एक इतना ज्यादा इतिहासकारों को कहना था कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि लगभग 6 महीने साल भर तक वो जलती रही। इतना भयानक वहां पे तहस नहस करके जैसे जला दिया पूरा। तो इस तरह से उसकी कहानी है। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण भी कर लिया और वहां पर जो है शासक लक्ष्मण सेन था, वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। ये एक जो है डरपोक शासक था जो लक्ष्मण सेन था, जिसने बिना युद्ध किए ही भाग गया वहां से शासन छोड़ करके। और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट मचा दी। ये नदिया कहाँ स्थित है? ये जो है पश्चिम बंगाल का ही एक क्षेत्र है जहां पर इसका शासन था लक्ष्मण सेन का। राजा के अनुपस्थित में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब राजा ही नहीं रहेगा तो नगर वाले तो कर ही देंगे। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के विस्तार में वर्णन किया है। पूछता है कि तबकात-ए-नासरी किसने लिखी है? मिनहाजुस सिराज। ये आपको याद रखना है। इसलिए जो है कुछ क्वेश्चनों का थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं ताकि अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट उससे अगर बाहर भी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है सेम रिलेटेड तो आपको आ जाए। 7th नंबर क्वेश्चन है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तारीख हिंद, तबकात-ए-नासरी, ताजुल माशिर, तारीख मुबारक से उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। अब देखिए ऊपर का पूरा बताया है इसलिए आपका इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है हमें तबकात-ए-नासरी से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो नालंदा बिहार का जो विध्वंस करने वाला था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। ऐवाज, नासिरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मलिक जानी। प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वो थे आपका मलिक जानी। मलिक जानी को जो है नियुक्त किया था 1225 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं रायपुराड़ पर जो है अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप जो हिसामुद्दीन है ऐवाज को पराजित किया और ऐवाज के इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। आपसे पूछ सकता है कि बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक जानी। मलिक जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय
अधिकार सिद्धांत थियरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन? बताना कौन सा था वो सुल्तान? वो था आपका बलबन। ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बलबन ही था जिसने जो है शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत के अधिकार के समान बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। इस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाले थे वो थे बलबन। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन ने राजत्व सिद्धांत की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं दी थी। पहली थी सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार जो है सुल्तान का जो पद है किसके द्वारा प्राप्त होता है? ईश्वर के द्वारा। और जो है सुल्तान का निरंकुश होना भी इसके अकॉर्डिंग सही था। ठीक है, ये जो है दो इसके महत्वपूर्ण तो ये विशेषताएं थी। नेक्स्ट उसके अनुसार सुल्तान का पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत है खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा इस और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, ये इसका मानना था। इस कारण जो है जन प्रतिनिधि जो साधारण थे वहां के लोगों के द्वारा इस कार्यों की आलोचना करते थे, बट उनको आलोचना का अधिकार नहीं था। मतलब ये जितने भी कार्य करते थे तो वो करते तो थे, बट उसको अधिकार नहीं था करने का। मतलब वो किसी इससे बोल नहीं सकते थे, वो लोग आलोचना बस कर सकते थे, बट अधिकार नहीं था उन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। जब उसे राजत्व किंग से प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था? बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? जब उसने राजत्व प्राप्त किया इस और वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, यह कथन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में उसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलूग खां? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति हैं, उनमें किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे भी हट गए और वापस चले गए थे। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये पूछा भी गया है बीपीएससी प्री एग्जाम में। महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह? शायद आप सभी को पता होगा, आपने जो पद्मावती मूवी आई थी उसको अगर देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। जो अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जिसे जोड़ा जाता है रानी पद्मावती, इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी जो है चित्तौड़ के जो राणा थे रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की क्षमता सुलेमान से तथा पत्नी की तुलना सैबा से की थी। संभवत इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की जो है कहानी भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा भी गया है। 47, 53, 55 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह? देवगिरी का शासक कौन थे? वो थे रामचंद्र देव, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी और 1306 ईस्वी में उसने जो है उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी।
इसमें जो है राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसे आत्मसमर्पण भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और इसका जो निर्माण है लाल बलुआ पत्थरों से और संगमरमर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सबसे ज्यादा जो नहरों के निर्माण करने वाले थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाए थे और सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैरियाती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। यह तो 2011 में पूछा गया बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन है और ये जो है ऐसे जरूर पूछे जाते हैं कि मतलब इसे क्या कहा जाता है। तो एक खैराती अस्पताल था दारुल सफा, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बताना है किस सुल्तान ने जो है यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर है फिरोज तुगलक या शेरशाह सूरी। जो आपका फिरोज शाह तुगलक था उसने जो है जो बेरोजगारों को दिया था फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। ठीक है। बेरोजगारों को रोजगार देने वाले जो थे फिरोज शाह तुगलक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार किए, नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या नहीं, बेगारी, गलत लिखा हुआ है, बेगारी की समस्या, बेगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो सबसे अधिक जो अधिक गुलाम थे सबसे अधिक वो थे फिरोज शाह तुगलक के काल में। ठीक है। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। एक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक भी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो फलों की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है उपाय किया था। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? ये बताना है आपको किस राजा के जो है शासनकाल में आए थे। देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक थे ये भारत में जो है भारत में आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, याद रखिएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? जो तैमूर है इसके आक्रमण के पश्चात जो है भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ था ये बताना है। लोधी वंश, सैयद वंश और है आपको तुगलक वंश या खिलजी वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? वो था आपका सैयद वंश। सैयद वंश का राज्य जो है यहाँ पे स्थापित हुआ था। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया और 14 से 12 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत भी हो गया और 1413 ईस्वी में सरदार दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना और उसे दौलत खां के सूबेदार खिजर खां ने पराजित भी कर दिया और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश सैयद वंश के स्थापना की नींव डाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो एक जो है किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया था? वो था आपका सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो है हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और इन्हीं के द्वारा जो है 1336 ईस्वी में ये जो है स्थापना की गई विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। तो जिसने जो है बहमनियों से शासन को छीना था या गोवा को छीना था वो थे आपके हरिहर द्वितीय। याद रखिएगा, हरिहर द्वितीय ने जो है गोवा को छीना था बहमनियों से। नेक्स्ट आपका 28। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल कादिल खां, गजपति। ये बताना है किसके साथ जो है लड़ा गया था। ये जो है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? विशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी वो थी आपके भू राजस्व। भी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ये बताना। विजयनगर साम्राज्य है, इसका अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है आपको देखने को मिलता है हम्पी, कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान अर्ज विभाग इससे संबंधित था। जो दीवान अर्ज विभाग है ये किससे संबंधित था? शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। दीवान ए अर्ज जो संबंधित था उसका नाम था रक्षा विभाग। दीवान ए अर्ज अथवा आरिज ए मुमालिक, इसी का दूसरा नाम है आरिज ए मुमालिक, और ये सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगर आपसे पूछता है कि जो है दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो जो है बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। जो शिवाजी हैं उनकी राजधानी कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। ये जो है रायगढ़ में जो है शिवाजी की राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गामा, असफ खां। में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है बीपीएससी 2016 में पूछा गया था और बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा आपसे पूछ सकता है ये मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सरंजामी प्रथा है ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। तो ये भूमि कर को जो इंगित करते हैं खराज था, ये था आपका, खुम्स नहीं था, उस्र था और मुक्तई था। खुम्स जो है भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं था, यह जो है लूट का धन था। जब वहां पे जो लूटते थे उस धन को खुम्स कहा जाता था, लूट के धन के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है। बाकी तीनों जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे, तो इसलिए पहला, तीसरा, चौथा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपको कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का जो है राजस्व के रूप में दावा किया। जमीन में जो फसल की नपाई का है आधा राजस्व के रूप में दावा करने वाला कौन थे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। शेख बहाउद्दीन जकारिया के संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या फिर दोषी संप्रदाय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। शेख सोहरावर्दी संप्रदाय जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया ये आपके सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है।
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 38। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 500 इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोधी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इन शासकों में जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित करने वाले जो थे शेर शाह थे और इस्लाम शाह। इन दोनों ने जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को इस तरह से विभाजित किया हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कानून। जवाबित का जो संबंध है वो राज्य कानून से था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? टंका आपका चांदी, चांदी तांबा, तो टंका आपका सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो ये जो टंका, टंका आपका चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था, जीतल, जीतल आपका तांबे का था। तो चांदी, चांदी तांबा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कागज का जो प्रयोग है ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है तबकात नासरी का लेखक कौन है? अभी आपको बताए थे शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाजुस्सुरा, जियाउद्दीन बरनी। तबकात नासरी के जो लेखक हैं वो है मिनहाज और सिराज। ये आपका देखिए बीपीएससी प्री 1997-98 पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उन्हें भक्त समझते थे, रोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहन किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया में भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से जो है भेंट करने से इन्होंने इनकार कर दिया था निजामुद्दीन औलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर क्वेश्चन। 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रशीद खान? 12 मासा की रचना करने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत लिखी थी, अखरावट लिखी थी, आखिरी कलाम लिखी थी। प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और जो 12 मासा, ये भी जो है सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगामा तथा अफगानों की वापसी। जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत का प्रमुख कारण था उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर क्वेश्चन है तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? जो तुजु के बाबरी था ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है कब किया था? 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी या 1536 ईस्वी में? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम ने या नीरू निस्सा बेगम ने? तो आपका हाजी बेगम, जो हाजी बेगम थे इन्होंने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है दिल्ली में करवाया था। हाजी बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं, याद रखिएगा, हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम। और ये जो निर्माण है 1564 ईस्वी में करवाया गया था, 1564 ईस्वी। नेक्स्ट आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर? तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो थी आपकी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी।
बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो, वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। ये जो है अकबर का आदेश था, ठीक है। और तभी जो है अतः बहुत से लोगों ने इतिहास लिखना भी इसमें प्रारंभ कर दिया और गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की। दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक थे। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप देखते हैं आज कंटिन्यू क्लास करवाए हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं था और दूसरी बात आपके पास भी टाइम नहीं रहता। ये बहुत मतलब हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता कि क्लास को बहुत ज्यादा खींचना है, जितना कम समय में हो सके आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, यही उद्देश्य रहता है। क्योंकि आप लोग और भी बहुत सारी तैयार मतलब आपको और भी बहुत ज्यादा पढ़ना है, सिर्फ इतने क्वेश्चन करने से काम नहीं होगा। इसलिए हम भी सोचते हैं कि आपके लिए डेली क्वेश्चन लेके आए ज्यादा से ज्यादा, और आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।